तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे पास एक रूफ है, एक छत है, छत के साथ एक रस्सी हमने बांध दी, ठीक है। अच्छा, एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है रबड़। तो रबड़ के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा है, रस्सी के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी कम है इसके मुकाबले में। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना? रबड़ ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रिंग कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम इंक्लूड करते हैं वो किसको रखते हैं भाई? रस्सी को। अगर सर रबड़ के साथ बांध दे तो क्या होगा? तो फिर स्ट्रेचिंग वाली फोर्स को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। इतना डेप्थ में को पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन एक टेक्निकल बात यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि सर स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग जब हम लगाएंगे, रस्सी लगाएंगे, तो उसके अंदर कौन सी फोर्स नहीं होगी? स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं होगी, या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत कम होगा। सादी सी बात ये है, यहाँ पर एक रस्सी लगाई, इस रस्सी को दोस्तों कहते हैं इन इलास्टिक स्ट्रिंग। सही है। रस्सी के कितने एंड हैं? 2 एंड हैं। एक एंड को ऊपर रूफ के साथ, छत के साथ क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। सही है, ठीक है। दूसरे एंड पे कोई भी बॉडी बांध दी है, कोई भी बॉडी बांध दी है, कोई भी बॉल बांध दी है, ठीक है, सही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने स्टिक कर दी है, बांध दी है। तो ये एक बॉडी है जी सर, ये एक बॉडी है। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अगर बॉडी है तो कुछ ना कुछ क्या होगा सर? मास होगा। तो हमने देखा सर ये बॉडी लटक रही है। जी सर, लटकने को दोस्तों कहते हैं हैंग करना। अब लटक रही है कौन से एक्सिस में? तो ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो हम कहेंगे वाई एक्सिस को दोस्तों प्यार से कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। वाई एक्सिस का ही दूसरा नाम क्या है सर? तो बॉडी हैंग कर रही है कैसा? वर्टिकली। सही है। तो ये जो पूरा सिस्टम है। अच्छा, एक और टेक्निकल बात, जब रस्सी इसके साथ जुड़ेगी तो रस्सी का इसके साथ, इस छत के साथ कांटेक्ट आएगा, और जब कांटेक्ट होता है, इसी तरीके से दोस्तों जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो इसका भी कांटेक्ट आएगा, और जब कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट की एक फोर्स होती है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। कौन सी फोर्स? हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स भी नहीं है। होगी तो क्या करेंगे सर? होगी तो फिर उसके इफेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हमारी बुक में इसी तरीके से डायरेक्ट बयान, हम आइडियली बात कर रहे हैं। जब आइडियली बात करेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का इम्पैक्ट, यानी स्ट्रेचिंग फोर्स भी नहीं है और फ्रिक्शन की फोर्स भी नहीं है। तो फिर कौन सी फोर्स है? तो रस्सी के अंदर एक जब भी कोई बॉडी रस्सी के साथ बंधी होती है तो रस्सी के अंदर एक फोर्स होती है, जिसके बारे में सर कलीम ने हमें बताया था सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन के अंदर हमने पढ़ा था टेंशन इन स्ट्रिंग। पुली थी, 2 बॉडियाँ बंधी हुई थी, याद है? ठीक है। तो रस्सी के अंदर एक फोर्स होती है टेंशन की फोर्स, एक वो फोर्स होगी, और हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है वेट की फोर्स। ये 2 फोर्सेस सिस्टम के पास होंगी। सही है। बाकी फोर्सेस के इफेक्ट को हम नहीं देख रहे। ये जो पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। क्या कहलाता है? तो हमने कहा एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग whose one end is fixed while other end is connected with a body having some mass, hangs vertically. This whole setup is known as सिंपल पेंडुलम। ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा फिर? सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। आप चाहें तो नोट्स के अंदर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। मिल गई आपको? पढ़ लिया? ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी मोशन में क्या होता है। तो हमने कहा हम जानते हैं सर, आप ही ने कहा था अगर इसके साथ कोई बॉल बंधी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, और हम उसको यहाँ से ड्रॉप करें तो ये कहाँ जाएगा? आगे, फिर आगे, याद है ना? सही है। तो ये जो आगे पीछे की मोशन हो रही है, कौन सी मोशन है भाई? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन है सर? तो बात ये है सर, ये कौन सी पोजीशन है? ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईपी स्टैंड फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। ये भी कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहा पोजीशन। ठीक है। और ये जो सेंटर वाली पोजीशन है, ये एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
मीन पोजीशन, मिड पोजीशन याद है? और इसी का दूसरा नाम था कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद है? सात नंबर का सवाल है जो भी करने लगे, और एक लंबा कॉन्सेप्ट है जो कि लिखना है। बुक के अंदर भी आप नोट्स के अंदर देखेंगे, बड़ा तमीज़ से बयान किया है, लेकिन इस सारी गुफ्तगू को समझने के लिए पहले मेरी इस 10 मिनट की गुफ्तगू को समझ लें, 7 नंबर का सवाल ख़त्म हो जाएगा। क्या मतलब? तो आओ ज़रा देखते हैं। ये कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये ठीक है। ये कौन सी बॉडी? वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी की मिसालें बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। एक तो ये मिसाल है, कौन सा, ये कौन सा सिस्टम है भाई? सिंपल पेंडुलम। अभी मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी आगे मैं आपको बताऊँगा। इसी तरीके से वो एक झूला होता है कश्ती वाला, देखा? ठीक है, शिप की शेप का होता है ना, तो उसको प्यार से कहते हैं कश्ती वाला झूला। यूं करके चल रहा होता है, कभी खाया बचपन में? तो इस झूले के अंदर जो मूवमेंट होती है, क्या हर जगह रफ्तार एक जैसी होती है? किसी वक्त में रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है? कहाँ होती है सबसे ज़्यादा रफ्तार? अगर ऊपर सबसे ज़्यादा हो तो इसको ऊपर ही निकल जाना चाहिए, लेकिन ऊपर तो हम देखते हैं कि जब ये जाता है यूं करके ऊपर जाता है तो रुकता है, और फिर नीचे आता है, रफ्तार बढ़ती है, फिर तेजी से निकलता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है रफ्तार कम, फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है। नहीं, तेज नहीं होगा, तेज होगा तो ऊपर ही निकल जाएगा भाई, तेज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर कहाँ आएगा? फिर आहिस्ते आहिस्ते रफ्तार बढ़ेगी, फिर बीच में पहुंचेगा। बीच से कैसा गुजरेगा? तेजी से गुजरेगा। तो सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ से जाएगा? बीच में से जब जाएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सर, जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, आप ही ने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन के अंदर, आप ही ने हमें बताया था सर कि जब भी कोई बॉडी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ मूव करके जाती है, जब आप किसी भी चीज़ को दोस्तों नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो जब आप उसे फेंक रहे होते हो तब उसकी रफ्तार क्या होती है सबसे ज़्यादा? बचपन में गेम खेला था, बॉल फेंकते थे ऊपर की तरफ, तो जब आप उसे फेंक रहे होते हो तब उसकी रफ्तार सबसे, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी रफ्तार क्या होती जा रही है? कम। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करें, आप बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे मौजूद है और आपके दोस्त ने नीचे से बॉल फेंकी, तो उसने तो वो बॉल हल्की सी फेंकेगा तो उस तक ही जाएगी। तो वो बॉल कैसी फेंकेगा? तेजी से। तो जब वो फेंक रहा होगा तब उसकी रफ्तार क्या होगी? सबसे ज़्यादा। और आप ऊपर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर आ रही होगी आप देख रहे होगे बॉल आहिस्ता क्या हो रही है? स्लो हो रही है। जैसे आप तक पहुंचेगी आप बड़े प्यार से पकड़ लोगे। ऐसे ही है ना सर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है रफ्तार क्या होती जा रही है? आप बोलोगे नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानते। जस्ट इमेजिन, आपने बोला नीचे से, मैंने क्या कहा? नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार क्या हो रही है? कम। आपने बोला नहीं सर, नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार कम हो रही। तो एक दफ़ा जब किसी चीज़ को नीचे से जब ऊपर फेंका और अगर इसकी रफ्तार कम नहीं हो रही तो इसका मतलब बढ़ रही है। फिर तो बढ़ रही है, तो जब एक दफ़ा किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका तो वो हमेशा कहाँ जाती रहेगी? आपने एक दफ़ा जंप मारी, यूं करके आप जा रहे हो ऊपर, कभी वापस ही नहीं आओगे, क्योंकि भाई नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार क्या होती जा रही है? बढ़ती। आपको गुस्सा है, कभी कभी गुस्से में हम किसी चीज़ को फेंक देते ना, गई, कैसा होता है? तो नीचे से ऊपर जाते हुए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी की रफ्तार क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है दोस्तों। इसी तरीके से ये पॉइंट नीचे, जब झूला इतना नीचे जाता है तो जब, और इसी तरीके से इसका उल्टा सोचो, जब कोई चीज़ ऊपर से कहाँ जाती है? नीचे, तो रफ्तार क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। एक चीज़ को आप पहले फ्लोर से फेंको ज़मीन पे, और उसी के जैसी चीज़ को चौथे फ्लोर से फेंको आप। एक को पहले फ्लोर से, दूसरी चीज़ को चौथे फ्लोर से। इस बॉल को आपने फेंका पहले फ्लोर से, और ये भी उसी के जैसी बॉल, इसको फेंका चौथे फ्लोर से, ठीक है। दोनों बॉलें नीचे ग्राउंड पे गई, दोनों ग्राउंड से जाके टकराई, दोनों की रफ्तार एक जैसी होगी? नहीं सर, एक बंदा पहले फ्लोर से गिरे और एक बंदा 10वें फ्लोर से गिरे, ये किसके बचने का चांस ज़्यादा? वजह
तो आम आदमी बोलेगा ये वो नीचे से कूदा फलाना ढिमकाना। आपने टेक्निकल बात करनी है कि जब वो पहले फ्लोर से नीचे ज़मीन से टकराया तो उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन जब 10वें फ्लोर से नीचे आता गया तो हर गुजरते हुए वक्त के साथ उसकी रफ्तार क्या होती गई है, बढ़ती गई है। तो ऊपर से नीचे आते हुए रफ्तार क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार क्या होती है सर, कम होती है। बड़ी टेक्निकल बात, यही है पूरा सवाल। तो आ जाओ। तो सर ये झूला जब ऊपर से नीचे आ रहा था उसकी रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही मीन पोजीशन पे पहुंचता है बीच से कैसा गुजरता है, तेजी से, लेकिन जैसे ही इधर से क्रॉस करके जाता है आगे, तो सर जब जैसे क्रॉस करके जाता है तो फिर इसे कहाँ जाना पड़ता है, अब जैसे ही ऊपर जाता है तो रफ्तार क्या होती है, कम, रफ्तार कम 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 कम। यहाँ पे जाके रफ्तार खत्म, जीरो, रफ्तार क्या हो गई। आप बोलोगे नहीं सर रफ्तार है, अगर है तो फिर कहाँ जाना चाहिए, आगे, लेकिन जा रहा, इसका मतलब यहाँ पे रफ्तार जीरो। ये जो बॉडी कौन सी मोशन कर रही है, वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है। मूवमेंट करते हुए इसकी रफ्तार एक जैसी नहीं है, बल्कि रफ्तार तो क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, यानी रफ्तार चेंज हो रही है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी सर शकील ने हमें बताया था, गुजरते हुए वक्त के हिसाब से जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो आंख बंद करके कहेंगे। जब भी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए सर, चेंज हो जाए, तो बॉडी के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है सर, वेलोसिटी का क्या हो जाना। तो हमने कहा सर इस बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो रही है, रफ्तार क्या हो रही है, तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। सही है। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये एक्सेलरेशन कैसा है, क्या एक जैसा एक्सेलरेशन है या अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन पहले बताओ आता कब है, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, अगर वेलोसिटी चेंज बार बार हो रही है और हर छोटे छोटे वक्त में हो रही है और अलग अलग हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऐसा होगा जो हर छोटे छोटे वक्त में चेंज हो रहा होगा। भाई एक्सेलरेशन आता किस वजह से, वेलोसिटी का चेंज है तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज अलग अलग हो रहा है हर छोटे छोटे वक्त में, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा। तो मैं आपसे पूछूं अगर यहाँ पर बताओ इधर किसी भी मौके पे रफ्तार एक जैसी रहेगी, नहीं रहेगी सर। ऊपर से नीचे आ रहे तो रफ्तार बढ़ती जाएगी, नीचे से ऊपर जा रहे तो रफ्तार कम होती जाएगी। किसी भी मौके पे रफ्तार एक जैसी, तो रफ्तार क्या होती जा रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इस ऐसा एक्सेलरेशन जो कि हर छोटे छोटे लम्हे में चेंज हो रहा हो, इसके बारे में भी सर शकील ने 9 फिजिक्स में हमें बताया था। सर ऐसे एक्सेलरेशन को प्यार से कहते हैं कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लफ्ज इंस्टेंटेनियस निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा या अचानक, इंस्टेंट का मतलब अचानक, और वो चीज़ जो अचानक हो, वो चीज़ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सर। अचानक एक साल गुजर गया है, ये क्या बात है सर, एक साल अचानक गुजरता नहीं है, अचानक आधा सेकंड गुजर गया, हाँ ऐसा है सर। क्योंकि आधा सेकंड एक बहुत छोटा टाइम है, और वो चीज़ जो बहुत छोटा टाइम हो वो बहुत तेज़ी से अचानक कहती है ऐसी चीज़ को है जो कि बहुत छोटे वक्त में हो। अचानक पाकिस्तानियों ने दावत में देखा बिरयानी खुली, सब पहुंच गए, ऐसे ही होता है ना भाई, जैसे ही देखा उसी वक्त, तो अचानक खुली अचानक पहुंच गए, ऐसा ही है, ठीक है। अचानक बच्चों को पता लगा अगले दिन टेस्ट है, सारे बच्चे शार्ट हो गए, तो अचानक ऐसी चीज़ को कहते हैं सर जिस पर टाइम क्या लगे, कम लगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हर छोटे छोटे वक्त के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, इसलिए कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इस बॉडी के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरीके से सर एक और चीज़ आपने हमें 9 फिजिक्स में पढ़ाई थी, एक कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन और एक कहलाता है इनवर्स रिलेशन। एक टेक्निकल बात जो हमें यहाँ पर समझ में आई सर, यहाँ पर रफ्तार क्या होगी, आप ही ने बताया था यहाँ पर रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होगी सर, मैक्सिमम, हरकत मैक्सिमम, रफ्तार मैक्सिमम, तो हरकत वाली एनर्जी भी मैक्सिमम। हरकत वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी, 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इसका फार्मूला क्या था, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, याद है। तो अगर रफ्तार मैक्सिमम तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम,
तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है सर, मैक्सिमम। और अगर रफ्तार जैसे कि यहाँ पर क्या होती है, जीरो, रफ्तार क्या होती है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे रफ्तार जीरो कर दी जाए, अगर रफ्तार यहाँ पे जीरो कर दी जाए तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एम, जीरो से जो टकराएगा पास हो जाएगा। तो हमने कहा सर जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी। तो बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, यानी सबसे कम होती है, यानी मिनिमम होती है। यहाँ पर भी रफ्तार क्या होगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो यानी मिनिमम होगी। इसी तरीके से एक और एनर्जी सर आप ही ने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। कैसे, क्यों, डिटेलों में पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सादी सी बात ये सर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी सर शकील ने हमें बताया था, क्या होता है, mgh। h का मतलब होता है सर हाइट। तो अगर ये हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इस वाइब्रेटिंग बॉडी के पास सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ है, यहाँ, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ हाइट सबसे ज़्यादा, तो यहाँ कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा, यानी मैक्सिमम। यहाँ पर भी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम, तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। कहाँ सबसे कम हाइट है, क्या इससे नीचे ये जाएगा, नहीं सर, तो इससे कम हाइट नहीं है। तो जब हाइट कम हो जाएगी, जब हाइट, तो क्या कम हो जाएगी, तो हमने कहा कहाँ हाइट सबसे कम, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे हाइट सबसे कम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे कम। सही है, ठीक है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, ये बॉडी के बारे में आपने हमें बताया कि बॉडी यूं जब आगे पीछे की मूवमेंट कर रही है तो मीन पोजीशन पे इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा, लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जाएगा तो इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे जाके रफ्तार, सर जब किसी चीज़, सर हमारा एक ऑब्जेक्शन है, आपने तो हमसे सवाल नहीं पूछा, आपने तो हमसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम आपको फिर भी बता देते हैं, जब आप अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जाके इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो ज़ीरो होने पे तो फिर इसको रुक ही जाना चाहिए। जब वापस क्यों आता है, तो हमने पढ़ा सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर हमने पढ़ा था सर, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। चूंकि ये बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, क्या कर रही थी, तो कोशिश करेगी दोबारा क्या करती रहे सर, मूव करती रहे। तो सर जहाँ पे जाके जब ये रुकती है तो दोबारा अपनी मोशन को क्या करती है, कंटिन्यू, क्योंकि जो जैसा है। तो सर अगर इसके पास इनर्शिया, ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहता है सर, जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। तो हमने कहा अगर इसके पास इनर्शिया ना होता, भाई इनर्शिया का मतलब जो जैसा है वैसा रहना चाहता है, अगर ये मूव कर रहा है तो क्या चाहेगा, मूव ही करता रहे। तो इधर रुकने के बावजूद इसके इनर्शिया की वजह से ये क्या किया, फिर दोबारा इससे मूवमेंट की। अगर इसके पास इनर्शिया ना होता, मास ना होता, इनर्शिया मतलब उसका मास, भाई इसको कौन खींच के ला रहा है वापस, इसका मास, इसका भारीपन, इसकी अमाउंट ऑफ मैटर, इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसे कहाँ लेके आ रही है। समझ में आ रही है बात, कि अगर आप एक रस्सी से भारी सा पत्थर बांधे और यूं करके आपने उसको ऊपर फेंक दिया तो वहां पे जाके रुकेगा, लेकिन वापस उसे क्या लेके आ रहा है, उसका मास लेके आ रहा है, उसका इनर्शिया लेके आ रहा है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने डिटेल में हमें एग्जाम्पलों के साथ अलग अलग मिसालें भी बताई थी। खैर सर इस बॉडी के पास एनर्शिया है जो कि इसे कहाँ लेके आ रहा है, वापस लेके आ रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात सर, इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, जवाब है। अगला सवाल पैदा होता है एक्सेलरेशन किस हिसाब से है, तो जरा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मीन पोजीशन, यहाँ पे क्या जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और कुछ जीरो। एक्स का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने हमें बताई थी। अगर कोई बॉडी फास्टर ट्रेवल करती है कौन सी पोजीशन से, कौन सी पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो क्या बनेगा,
डिस्प्लेसमेंट बनेगा। क्या बनेगा सर? जब बॉडी ट्रेवल करे फासला कौन सी पोजीशन से, मीन पोजीशन से कौन सी पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा सर। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे जैसे बॉडी, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, टॉपिक खत्म हो जाएगा साथ ही, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव करके गए, बताओ क्या बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? जी सर। हमने कहा एक्स में क्या हुआ? इजाफा। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई, क्या रफ्तार चेंज हुई? जी सर। यहाँ पे रफ्तार क्या थी? मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा रफ्तार कम हो रही होगी, यानी रफ्तार चेंज हो रही होगी। रफ्तार की तब्दीली इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या सर? तो हमने कहा जब आप यहाँ से यहाँ गए रफ्तार चेंज हुई तो क्या बना? एक्सेलरेशन बना। जी सर। यहाँ से यहाँ गए क्या बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट। साथ ही क्या बढ़ा? एक्सेलरेशन बढ़ा। तो हमने कहा सर एक्स बढ़ा तो ए भी बढ़ा। अच्छा चलो और आगे सोचते हैं। आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, क्या बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे रफ्तार फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड थी, मैक्सिमम थी ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कहा 70 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो रफ्तार कम होती जाएगी। सही है। और ऊपर गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पे रफ्तार 70 होगी? नहीं सर, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा रफ्तार और कम होती जाएगी। हमने कहा लेट सपोज यहाँ पे कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, जब यहाँ से यहाँ गया तब्दीली कितने की? वेलोसिटी की 30 की। तो एक्सेलरेशन कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से। जब यहाँ से यहाँ गया तो 100 से 40 कितने की तब्दीली? वेलोसिटी की 60 की। तो एक्सेलरेशन भी किसके हिसाब से? जितना ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो हमने कहा जब आप यहाँ से यहाँ गए तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन बढ़ा, तो साथ ही कौन बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। तो हमने कहा सर हमने पढ़ा था, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मेजरमेंट के अंदर। आप ही ने हमें बताया था एक होता है सर डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब सर अगर आप एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी, मेरे दोस्त जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। अगर आपकी वैल्यू में इजाफा होगा तो हमारी वैल्यू में भी क्या होगा? इजाफा होगा। और अगर आपकी वैल्यू क्या होगी तो हमारी वैल्यू भी जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। कौन सा रिलेशन? तो हमने देखा सर एक्स बढ़ा, एक्स ए भी बढ़ा, एक्स और बढ़ा, तो हमने कहा इन दोनों का कौन सा रिलेशन? तो डायरेक्ट रिलेशन को लिखने का तरीका होता है सर, हमने कहा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सही है, ठीक है। बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। चले, यानी सर इस बॉडी का जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, क्या बढ़ता रहेगा? एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा। यानी यहाँ से यहाँ जाते हुए सर हमने देखा इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जब बॉडी यहाँ से वापस आएगी तो भी इसके पास एक्सेलरेशन होगा? जी सर होगा। वजह एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी का चेंज। यहाँ से यहाँ जा रहा था तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, अलबत्ता नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार कम हो रही थी, तो भी चेंज तो हो रही थी ना। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो रफ्तार बढ़ रही है, चेंज तो हो रही है ना, तो भी इस बॉडी के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या फर्क होगा इन दोनों एक्सेलरेशन के पास? सर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, आप ही ने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के अंदर, आप ही ने हमें बताया था सर कि जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, फ़र्क सिर्फ इनमें किसका है? डायरेक्शन का। किसका फ़र्क है? और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं सर, शकील ने हमें बताया था माइनस से। किससे शो करते हैं सर? तो अगर कोई हमसे पूछे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या शो करता है, तो वो ये बताता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। और अगर कोई हमसे पूछे माइनस क्या शो कर रहा है, फिजिक्स में माइनस साइन क्या शो करती है? अपोजिट डायरेक्शन को। यानी ये बॉडी, इस वाइब्रेटिंग बॉडी जिसके पास एक्सेलरेशन है, जिसके पास इस डायरेक्शन में, तो माइनस अगर लगाया तो इसका मतलब ये बॉडी वापस भी आएगी, ये बॉडी, ये वाइब्रेटिंग बॉडी वापस भी आएगी। तो माइनस शो कर रहा है, ये बॉडी वापस रिटर्न की तरफ आएगी। अगला सवाल पैदा होता है सर किस तरफ आएगी? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये बॉडी इसी तरीके से आगे पीछे मूव करती रहे,
इन द एंड इसकी डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल कौन सी पोजीशन है? इन द एंड कहाँ पहुंचेगी सर? जब रुकेगी तो कौन सी पोजीशन पे पहुंचेगी? मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब जब ये वापस आना चाह रही है तो किस पोजीशन की तरफ आना चाह रही है? मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रही है। बड़ी टेक्निकल बात, एग्जाम की एमसीक्यू, एनईटी की एमसीक्यू, डाउ की एमसीक्यू। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये नेगेटिव साइन शो करता है द बॉडी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स डैश। बॉडी टेंड्स टू ट्रेवल थ्रू डैश। बॉडी ट्रेवल करना चाहती है किस पोजीशन की तरफ? ट्रेवल करना चाहती है मीन पोजीशन की तरफ। नेगेटिव साइन शो कर रहा है टुवर्ड्स कैसी पोजीशन? मीन पोजीशन। अगला सवाल ये पैदा होता है, सर अगर मीन पोजीशन की तरफ ही ट्रैवल करके जाना चाहती है तो फिर इससे आगे क्यों निकल जाती है? क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा। चूंकि ये मूव कर रहा है तो क्या करना चाहेगा? तो इसका इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाता है। सर असल में जाना तो किस पोजीशन की तरफ चाहता है? तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन किस पोजीशन की तरफ होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। किस तरफ होती है? ऐसी मोशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। तो दोस्तों इस किस्म की वाइब्रेटरी मोशन को प्यार से कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन को प्यार से क्या कहते हैं? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी सर नोट्स के अंदर। That type of vibratory motion in which instantaneous acceleration of a vibrating body is directly proportional to displacement and this acceleration is always towards the mean position is known as simple harmonic motion। शॉर्टकट में कहते हैं SHM। सही है। SHM की अगर शराइत हमसे पूछी जाए तो दो शराइत तो मैं भी चार शराइत तो मैं भी आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। यानी ऐसा क्या हो कि SHM हो? देखो SHM के लिए दो शर्तें तो यहाँ पे लिखी है। क्या क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? और इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए किस तरफ? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो कंडीशन फोर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये दो पॉइंट लिखे हुए, नीचे वाले पॉइंट पढ़े, चौथा और पांचवा लिखा हुआ है। सही है, ठीक है। एक और जो चीज देखो, इसके अंदर वाइब्रेशन होगी तो ही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना सर। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो वापस नहीं आए। भाई वाइब्रेटिंग बॉडी क्या आती है? वापस आती है। वापस आएगा तभी तो कौन सी पोजीशन की तरफ आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। और अगर मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो ही कौन सा मोशन बनेगा? सिंपल हार्मोनिक बनेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बॉडी को वापस लेके आना है तो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वो कौन सी चीज है जो इस बॉडी को दोबारा वापस लेके आई? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका मास। कौन सी चीज है जो इसको वापस लेके आई? इसका मास। मास का मतलब इसका इनर्शिया। तो थोड़ी देर के लिए सोचे, अगर इस बॉडी के पास मास ना होता क्या वापस आता? नहीं, वापस नहीं आता। तो वाइब्रेशन होती? नहीं, वाइब्रेशन नहीं होती तो इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती? नहीं, मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की नहीं होती तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता? नहीं। तो अगर चाहते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, यानी उस बॉडी के पास इनर्शिया होना चाहिए। तो एक शर्त और लिखी हुई है, क्या? देयर शुड बी इनर्शिया इन अ सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर बॉडी के पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। सही है। और ये जो मोशन होती है ये तरतीब वाली होती है। कैसी मोशन होती है? तो एक शर्त क्या हो गई? मोशन शुड बी पीरियोडिक। सही है, ठीक है। अब ये जितनी बातें मैंने यहाँ पर बयान की हैं इससे रिलेटेड 7 नंबर का सवाल आता है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन साबित। ये कौन सी भाई ये कौन सा सिस्टम है? इसकी मोशन बताओ। अभी हमारे दिमाग ने बताया अगर कोई चीज़ ऐसा कर जाए, कैसा कर जाए? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x कर जाए तो कौन सी मोशन? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा ही है ना कि जब कोई बॉडी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x कर जाए तो कौन सी मोशन कहलाएगी सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। सही है, ठीक है। तो अभी हमने साबित किया दिमाग से।
अब इन बातों को लिखना कैसे है, क्योंकि 7 नंबर का जब हमारे पास सवाल आएगा तो फिर हम इस तरीके से बयान नहीं करेंगे। 6 नंबर का सवाल आएगा तो वो कैसे बयान करेंगे, तमाम इन्हीं बातों को नोट्स में तमीज़ से मैंने बयान किया है। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं और नोट करते हैं। तो तमाम बच्चे बुक्स खोलें, नोट्स खोलें और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पे आ जाए, पेज नंबर 14। तो सारे पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए। ये जो बॉडी यहाँ पे बंदी भी है इसको प्यार से बॉब भी कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसको प्यार से बॉब भी कहते हैं। तो हमने कहा सर ये एक बॉब है जिसका मास क्या है, कुछ ना कुछ m है। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m विच इज कनेक्टेड विद, जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है। और उस रस्सी की कुछ ना कुछ लेंथ है, प्यार से उसको नाम दे दिया L। और ये क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। साथ साथ पढ़े, एक एक लफ्ज का मतलब मालूम होना चाहिए। हैंग्स वर्टिकली, वाई एक्सिस में हैंग कर रहा है, विद कैसी सपोर्ट, विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। इफ वी डिस्प्लेस द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, इनके कुछ ना कुछ नाम भी रख दिए उसने। भाई हमने फिगर के अंदर इस पोजीशन का नाम रख दिया, मीन पोजीशन का नाम O रख दिया, आइए, और इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम A रख दिया, और इसका नाम कुछ भी नाम रख दे, डजंट मैटर। लेकिन चूंकि हमने वहां पे ये नाम रखे हैं तो इसी हिसाब से अभी मैंने इसके नाम रख दिए हैं, ठीक है। ओके, इफ वी डिस्प्लेस द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अगर हम इस बॉब को, इस मास को इसकी कौन सी पोजीशन से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएं, यानी इसकी जगह को क्या करवाएं, चेंज करवाएं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही था ना दोस्तों। फ्रॉम O टू अ न्यू पोजीशन A, O से ले गए एक न्यू पोजीशन A की तरफ, ठीक है। एंड अलाउ इट टू गो, और इसे इजाजत दें क्या करने की, जाने की, ठीक है। इट विल मूव टूवर्ड्स O, तो ये किसकी तरफ मूव करके जाएगा, ऐसे ही है ना, जब A से छोड़ेंगे तो किसकी तरफ मूव करके जाएगा, O की तरफ मूव करके जाएगा। किस वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट की फोर्स की वजह से ना, जो कि उसे कहाँ खींचना चाह रही होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। द बॉब विल नॉट कम टू रेस्ट एट O, ये जो बॉब होगा ये O पे आके रुकेगा नहीं, O पे आके रुकेगा नहीं, फिर मजा इस वजह से, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि जो जैसा है। तो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। द बॉब विल नॉट कम टू रेस्ट एट O ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इट विल कंटिन्यू टू मूव, और ये क्या करता रहेगा दोस्तों, मूव करता रहेगा टूवर्ड्स तरफ, एट अ पॉइंट B, वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B। जब आप पॉइंट O से कहाँ गए, पॉइंट B की तरफ गए, द बॉब इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ये ग्रेविटी के कहाँ गया, अगेंस्ट मतलब मुखालिफ में। और जब भी आप बॉडी ग्रेविटी के खिलाफ जाती है कोई भी बॉडी, तो उसकी रफ्तार क्या होती है सर, कम होती है। इट्स वेलोसिटी कंटिन्यू टू डिक्रीज एंड बिकम्स जीरो हो जाएगी एट मैक्सिमम पॉइंट B, ठीक है। द बॉब विल देन फॉल बैक फ्रॉम पॉइंट B टू O, ये बॉब दोबारा B से कहाँ आएगा, ये क्या चल रहा है सर, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, यही जाना आना तो कौन सी मोशन है भाई, जब जाएगा तो फिर आना भी तो पड़ेगा, कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं सर ये बॉडी, ये बॉब आ रहा है सर B से O की तरफ, किस वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब के बार सर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि ऊपर से कहाँ आ रहा है, इट्स वेलोसिटी कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल, कब तक, till the bob will come back from B to O under the action of gravity, its velocity continue to increase till move towards A due to inertia। इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी सर, कब तक, B से, जब तक ये O पे पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके बाद दोबारा इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी ना, ठीक है। एज द बॉब मूव अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट O टू A, जब ये बॉब मूव करके जाएगा O से A, फिर अगेंस्ट द कौन सी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ना, इट्स वेलोसिटी दोबारा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, बिकम जीरो, कहां पर, एट पॉइंट A, ठीक है। द बॉब विल मूव फ्रॉम A टू O अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फिर ये आएगा A से O की तरफ, किस वजह से, अंडर द
वही बात है सर, बार बार कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स इनर्शिया, दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यही सारा काम बार बार होता रहेगा, ठीक है। एंड बॉब विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट, इसी तरीके से वाइब्रेट, वाइब्रेट किसे कहते हैं, दाएं बाएं जाना ना सर, इसी तरीके से ये बॉब क्या करता रहेगा सर, वाइब्रेट करता रहेगा बिटवीन टू कैसी पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी। आगे देखते हैं, as the bob at its lowest point O, its potential energy is minimum, means kinetic energy is maximum, ये है इसका मिनिमम पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, अलबत्ता पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सही है। therefore velocity is maximum, तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे ना। When the bob reach either of its extreme position, जब बॉब इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे जाए, क्योंकि ये दोनों कैसी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो यहाँ पर इनकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब हाइट मैक्सिमम होगी तो हाइट वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन रफ्तार जीरो होगी तो कौन सी एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी जीरो होगी। कहाँ पर, पोजीशन ए पर भी और पोजीशन बी पर भी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये जो तमाम गुफ्तगू आपने की है, इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, नतीजा ये है, रिजल्ट ये है, कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता रहेगा, एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। और ये जब बॉडी वापस आ रही है तो दोबारा किस पोजीशन की तरफ वापस जाना चाह रही है, मीन पोजीशन की तरफ वापस जाना चाह रही है। तो हमने कहा सर इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। लुब्बे लुबाब हमारे पास क्या हासिल हसूल होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जो भी बॉडी ऐसा काम करे वो कौन सी मोशन कहलाती है, सो द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है।